नमस्कार मित्रों। आप सबका हमारे चैनल हम विद्यार्थी में स्वागत है। मित्रों, आज के पेपर में द हिंदू में आप सबने एक न्यूज़ पढ़ी होगी जो कि कहती है कि इलेक्शन कमीशन डीलिस्ट्स 86 पार्टीज एंड डीम्स 253 इनएक्टिव। मित्रों, इस न्यूज़ में आगे पढ़ते समय आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पहले पैराग्राफ में लिखा है कि 86 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। बाकी सारी न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड है कि 253 पार्टीज ऐसी थी जो इनएक्टिव थी, 86 पार्टीज ऐसी थी जिसको उसने डिलिस्ट कर दिया। इन पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन के लेटर्स पे और नोटिसेस पे कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और ये सब अपने एड्रेसेस पे भी नहीं पाई गई, तो इसलिए इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। बट इस न्यूज़ में आइटम से हमें ये जानने का मौका मिलता है कि रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज क्या होती हैं। तो आइए जानते हैं इन पार्टीज के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में एक मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो होता है। इसका मतलब होता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और पूरे इलेक्शन सिस्टम के, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के रख रखाव के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए, इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक संवैधानिक संस्था है जिसे हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स के तहत चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं जिसके बेसिस पे वो ये क्लासिफाई करती है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी रहेगी और कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी रहेगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जाने जाने के लिए रजिस्टर होना पड़ता है। तो रजिस्टर्ड तो सारी होती हैं बट रिकॉग्नाइज्ड सारी नहीं होती हैं। तो जौन सी पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड नहीं होती हैं उन्हें इस प्रकार से रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कहा जाता है, और जौन सी पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड होती हैं उन्हें रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कहा जाता है, या फिर अगर वो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं तो उन्हें नेशनल पार्टी कहा जाएगा, और या फिर अगर वो स्टेट के लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड हैं तो उन्हें स्टेट पार्टी कहा जाएगा। जो सामने स्लाइड है इस पे आपको कुछ कंडीशंस दिख रही हैं जो कि पार्टीज को फुलफिल करनी पड़ती हैं। आइए जानते हैं। अगर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना होता है तो पहली कंडीशन है, अब इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर वो पार्टी फुलफिल करती है, कोई भी एक, जरूरी नहीं है कि तीनों कंडीशंस को फुलफिल करना है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन को अगर कोई पार्टी फुलफिल करती है तो वो नेशनल पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज की जा सकती है। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये कहती है कि उस पर्टिकुलर पार्टी ने किसी भी जनरल इलेक्शन में, मतलब कि किसी भी आम चुनाव में 6% वोट्स इकट्ठे किए हों और इसके साथ साथ लोकसभा की 4 सीटें भी जीती हों। तो 6% वोट्स भी जीते हों और 4 सीटें भी। जैसे कि ऐसे समझते हैं कि कोई राज्य है, उस राज्य में 1000 वोट पड़ते हैं या 100 वोट पड़ते हैं, 100 कैंडिडेट्स हैं, 100 वोटर्स हैं, उनके 100 वोटर हैं और वो 100 वोट डालते हैं। तो उन 100 वोट्स में से मिनिमम 6 वोट इस पर्टिकुलर पार्टी को पड़ने चाहिए, और जितनी भी टोटल सीट्स हैं उस लोकसभा में, उसमें से 4 लोकसभा सीट्स इसको मिलनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कहती है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन ये कहती है कि इस पार्टी को 2 लोकसभा सीट्स जीतनी है 3 स्टेट से, 2% ऑफ द लोकसभा सीट्स फ्रॉम 3 स्टेट्स। मतलब कि अगर वो पार्टी कई सारे राज्यों में चुनाव लड़ती है तो फिर मान लीजिए कि अगर लोकसभा में 200 सीट है तो उसे 4 लोकसभा सीट्स जीतनी है, और ये 4 लोकसभा सीट्स 3 राज्यों से होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी एक ही राज्य से आ जाए, किन्हीं 3 राज्यों को मिला के ये 4 लोकसभा की सीट्स आनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? तीसरी कंडीशन ये कहती है कि वो फलाना पार्टी किन्हीं 4 राज्यों में
एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड। ओके, आइए जानते हैं कि अब स्टेट पार्टी एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होने के क्या कंडीशंस हैं। तो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होने के लिए नेशनल पार्टी से ज़्यादा कंडीशंस अवेलेबल हैं। अब इसमें से भी 5 की 5 कंडीशंस में भी कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो उस पार्टी को एज ए स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये कहती है कि किसी भी विधानसभा चुनाव में अगर उस पार्टी ने 6% वोट्स जीत लिए और 2 सीटें जीत ली, 6% वोट भी जीतने पड़ेंगे और 2 सीटें भी जीतनी पड़ेंगी, तब तो वो स्टेट पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज हो जाएगी। दूसरी कंडीशन कहती है कि किसी भी लोकसभा के चुनाव में 6% वोट जीते और एक लोकसभा की सीट जीत ले उस राज्य से। मान लीजिए कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में स्टेट पार्टी बनना चाहती है, तो लोकसभा के चुनाव में जो 2024 में होने वाले हैं उसमें से उसे 6% वोट भी जीतने पड़ेंगे। अगर 1000 वोट डाले जा रहे हैं तो उसमें उसे 60 वोट या उससे ज्यादा जीतने भी पड़ेंगे। इसके साथ साथ उसे एक सीट भी जीतनी पड़ेगी। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? तीसरी कंडीशन ये कहती है कि उस पर्टिकुलर पार्टी को विधानसभा में 3% सीट्स जीतनी पड़ेंगी। ध्यान दीजिएगा, 3% वोट्स नहीं, 3% सीट जीतनी पड़ेगी या फिर 3 सीट जीतनी पड़ेगी, जो भी ज्यादा हो। मान लीजिए किसी विधानसभा में, किसी राज्य के विधानसभा में 100 सीट्स हैं तो उसमें से उसे 3 जीतनी पड़ेंगी। किसी राज्य की विधानसभा में 200 सीट्स हैं तो उसमें फिर उसे 6 जीतनी पड़ेंगी। ठीक है। और किसी विधानसभा में जो है 50 सीट है तो 2 सीट बनती है ना, तो इस 50 सीट वाले राज्य विधानसभा में उसे 3 सीट जीतनी पड़ेगी, जो विच एवर इज मोर। चौथी कंडीशन क्या कहती है? चौथी कंडीशन ये कहती है कि उस पार्टी को हर 25 लोकसभा सीट्स जो कि उसने कंटेस्ट की हैं उसमें एक सीट तो जीतनी ही पड़ेगी। मान लीजिए उस पार्टी ने 200 सीटों से चुनाव लड़ा तो उसे अब मिनिमम 4 सीटें तो जीतनी ही 8 सीटें तो जीतनी ही पड़ेंगी। ठीक है। और पांचवी कंडीशन ये कहती है कि उस पार्टी को या तो कभी कभी ऐसा होता है कि परसेंटेज ऑफ वोट्स तो रहते हैं बट सीट्स नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि हमारे से यहाँ पे एक सिस्टम फॉलो होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसके कारण वोट परसेंटेज होने के बावजूद भी हम सीट्स नहीं जीत पाते। इस सिस्टम के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तो उस कंडीशन में अगर किसी भी पार्टी ने लोकसभा में या विधानसभा के चुनाव में अगर 8% वोट प्राप्त कर लिए हैं तब भी उसे एज ए स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। रिकॉग्निशन के फायदे क्या होते हैं? तो रिकॉग्निशन के डेफिनेटली कुछ तो फायदे होते हैं। जो पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड होती हैं उन्हें पार्टी सिंबल से रिलेटेड टीवी पे और रेडियो पे अपने ब्रॉडकास्ट पॉलिटिकल प्रचार कब चलाना है इससे रिलेटेड और इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड कुछ फायदे दिए जाते हैं, कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, कुछ प्रिविलेजेस दी जाती हैं। और दूसरी बेनिफिट ये होती है कि इस रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के कैंडिडेट को नॉमिनेशन फाइल करते समय केवल एक प्रपोजर की जरूरत होती है, केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होती है। बल्कि अगर वही कैंडिडेट किसी नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी से या अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी से नॉमिनेशन फाइल कर रहा है या फिर इंडिपेंडेंट खड़ा होकर नॉमिनेशन फाइल कर रहा है तो उसे 10 प्रपोजर्स की जरूरत पड़ेगी, 10 लोगों के साइन लगेंगे। बल्कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टी वाले को केवल एक बंदे का साइन लगेगा। जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है उसे अलाउड होता है कि वो अपने 40 स्टार कैंपेनर्स को इलेक्शन के टाइम पे उतार सकती है, और जो अनरिकॉग्नाइज होती है वो केवल 20 को उतार पाएगी। स्टार कैंपेनर्स क्या होते हैं? स्टार कैंपेनर्स पार्टी के वो जो बड़े चेहरे होते हैं जिससे पार्टी स्टार कैंपेनर्स मानती है, इनके ट्रैवल के एक्सपेंसेस उस कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंसेस में नहीं जुड़ते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि मोदी जी हर कैंडिडेट के यहाँ पहुंच जाते हैं इलेक्शन के समय, इसी तरह राहुल गांधी जी हर कैंडिडेट के यहाँ पहुंच जाते हैं। अब इन लोगों के हेलीकॉप्टर के खर्चे, ये सारे खर्चे बड़े लोग हैं तो उस एक कैंडिडेट के खर्चे में नहीं जोड़े जाएंगे क्योंकि ये लोग स्टार कैंपेनर्स हैं। इसी तरह हर पार्टी अपने कुछ स्टार कैंपेनर्स को नॉमिनेट करती है।
रिकॉग्नाइज्ड पार्टी ऐसे 40 लोगों को स्टार कैंपेनर बना सकती है, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी केवल 20 लोगों को बना सकती है। रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के पास एक और बेनिफिट ये होता है कि उसका जो सिंबल है वो बहुत एक्सक्लूसिव होता है। नेशनल पार्टी के लिए, ऑल इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव होता है और स्टेट पार्टी के लिए विद इन स्टेट। सो अगर किसी पार्टी का सिंबल साइकिल है या किसी पार्टी का सिंबल कमल है और वो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, तो ऑल ओवर इंडिया में कमल का फूल का सिंबल केवल उसी पार्टी का होगा, साइकिल का सिंबल केवल उसी पार्टी का होगा, और कोई पार्टी नहीं ले सकती। स्टेट में अगर वो रिकॉग्नाइज है तो ऑल ओवर द स्टेट, पूरे राज्य में कमल के फूल का सिंबल उसी पार्टी का होगा। जो बाकी अनरिकॉग्नाइज पार्टी हैं उन्हें अब एक पैनल रहेगा फ्री सिंबल्स का, उसमें से हर बार चूज करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि इस इलेक्शन में जो आपको सिंबल मिला अगले इलेक्शन में भी वही मिले, तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। मित्रों, इतना ही सा था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को कमेंट करें। आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।